बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसपीएस 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में जौनपुर यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर द्वारा आयोजित किया गया है। तो जौनपुर यूनिवर्सिटी ने जो अपना पेपर करवाया है, यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जो यूनिवर्सिटी है उसने अपना पेपर OMR सीट पर करवाया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आयोजित हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। MCQ पैटर्न पर अपना एग्जाम इन्होंने आयोजित किया है। तो जितने लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं वो एक प्रकार से फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का आंसर की मिला लेंगे, और जिनका MCQ मोड में यानी जिनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, पूछे जाने हैं उनके एग्जाम में, वो एक प्रश्न पत्र जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। रोज रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास आप लोग की संचालित होती है। दोस्तों, MCQ प्रश्न पत्र में देखिए, जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी ने जब अपना पेपर कराया वो 100 क्वेश्चन करवाया था उसने, लेकिन उसमें से 75 क्वेश्चन ही आपको करने थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें केवल और केवल मैक्सिमम जो नंबर हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 75, और 75 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जो आपको समय मिलने वाला है वो 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं एक एक प्रश्न करके। पहला प्रश्न जो है पूछा गया है आपसे कि द आयुर्वेदिक पीरियड इज द क्लोज एज द एसोसिएटेड विथ द मेडिसिन द टाइम पीरियड ऑफ आयुर्वेदिक डिस्कवरी। औषधि का संदर्भ आयुर्वेद काल के साथ निकट संबंध है। आयुर्वेद काल के खोज का समय क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया 2500 BC से 1800 BC, 1500 BC से 600 BC, या 3 नंबर दिया गया 600 BC से 800 BC, या 975 AD से 1000 AD। दोस्तों, जो आयुर्वेद का काल है वो कई विद्वान हैं जिन्होंने विभिन्न मत दिया है इस पे। उनका मानना यह है, कुछ विद्वानों का मानना है कि आयुर्वेद काल का समय जो है वो जो है वैदिक काल से है, वो वैदिक काल से है। और कुछ लोग का मानना है कि ये प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो 2500 ईसा पूर्व से है। लेकिन अगर वैदिक काल की बात किया जाए तो 1500 BC से लेकर 1000 BC से। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है विच टाइप्स ऑफ द सॉल्ट नॉट डिस्क्राइब्ड इन द चरक संहिता। चरक संहिता में किस प्रकार के लवण की व्याख्या नहीं है। तो चरक संहिता में काला नमक की चर्चा है, समुद्री लवण और रॉक साल्ट। इसमें जो चर्चा नहीं है वो मोहर साल्ट की चर्चा नहीं है। किसकी? मोहर साल्ट की चर्चा नहीं है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन संदिग्ध है, 2 क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उच्चतम क्वथनांक होगा। तो उच्चतम क्वथनांक इसमें पूछा गया दोस्तों। तो पहला दिया गया है CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, दूसरा दिया गया है आपसे CH3OH, और तीसरा दिया गया है ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो आप सबको पता है कि जहाँ पर आप ये क्वेश्चन ध्यान देंगे कि जहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाए तो इसमें जो अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा CH3OH का, क्योंकि CH3OH के पास क्या है, अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसके कारण? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें क्या होता है, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट लाइटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम जालक ऊर्जा है। तो जालक ऊर्जा, आप जब भी जालक ऊर्जा आपसे लाइटिक एनर्जी पूछी जाए तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, यानी कि
जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लैटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है LiF। तो एल आई के पास यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, एक एक चार्ज इसके पास है। ऐसे ही आप NaCl को देखेंगे, Na के पास प्लस, यहाँ पर माइनस चार्ज, इसके पास भी एक ही चार्ज है। अगर ऐसे ही बात करें CaF2 का, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि Ca के पास डबल चार्ज, लेकिन यहाँ पर F के पास क्या है, सिंगल है। इसी प्रकार से आप MgO को देखें तो MgO के पास क्या है, डबल चार्ज है और O माइनस चार्ज। तो आप देखेंगे कि चार्ज की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, चार्ज की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही है MgO में। इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ चार्ज मैक्सिमम होगा वहाँ लैटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मैक्सिमम द नंबर ऑफ चार्ज मैक्सिमम देन द लैटिक एनर्जी इज हाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकतम सहसंयोजक यौगिक क्षमता होगी, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें देखना है आपको कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, जिसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज, जिसका जो साइज स्मॉल साइज कैटायन जो होगा वो स्मॉल होगा, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि जिस एलिमेंट की कैटायन साइज कम होगी वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो BE जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, यानी BE इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BE। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इंटरमीडिएट बिटवीन। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता निम्नलिखित में के मध्य होगी। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता निम्नलिखित में से किसके मध्य होगी। पहला है वान डेर वाल एंड कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा दिया गया है आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा दिया गया है आयनिक एंड मेटालिक, 4 दिया गया है मेटालिक एंड कोवैलेंट। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर। चलिए अब आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्गेस्ट का हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले आयनिक आएगा, फिर कोवैलेंट आएगा, फिर हाइड्रोजन, फिर वान डेर वाल। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन बंध की प्रबलता निम्नलिखित में से किसके मध्य होगी। तो हाइड्रोजन बंध की जो प्रबलता होगी दोस्तों वो होगी वान डेर वाल और कोवैलेंट बॉन्ड की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया होगा उनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वान डेर वाल युग्म सहसंयोजक। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में प्रबलतम अम्ल है। जलीय विलयन में प्रबलतम अम्ल पूछा गया है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया गया है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पर HCl, Br और आयोडाइड। तो जो सबसे एक्वस सोल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा एक्वस सोल्यूशन में, वो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो मोस्ट एसिडिक है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो जो उसका एसिडिक करेक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अगला है 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेड बाई ईच वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि प्रत्येक जल के अणु द्वारा अधिकतम हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। तो जो प्रत्येक जल के अणु द्वारा अधिकतम जल की मतलब हाइड्रोजन बंध की जो संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराए थे। आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं, अधिकांश प्रश्न जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया था और जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है उसी से पूछे गए हैं।
9 नंबर प्रश्न आप ध्यान देंगे। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज ड्यू टू, जल में बेरियम सल्फेट की विलेयता कम होती है, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी। इसका क्या कारण है? हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी। चलिए आंसर करेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग, जितने लोग भी क्वेश्चन को अगर पता है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमने इस प्रश्न पत्र में इतने प्रश्न को अटेम्प्ट किया और ये मेरा आंसर है। जो आप बताएं उसके अनुसार से मेरा आंसर ये है। ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर भी आना चाहिए। तो आपके इसमें पूछा गया था 9 नंबर प्रश्न में कि जल में बेरियम सल्फेट की विलेयता कम होने का क्या कारण है? तो कम होने का जो कारण है वो हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, निम्नलिखित में से किस आयन की उच्चतम ध्रुवण क्षमता है? उच्चतम ध्रुवण क्षमता। तो जब भी पोलराइजिंग पावर की बात हो तो पोलराइजिंग पावर जो होता है दोस्तों, पोलराइजिंग पावर जो होता है, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन। क्या होता है? चार्ज ऑफ कैटायन होता है। जो आपका पोलराइजिंग पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो जिस कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जिस भी कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको बताना है, तो पोलराइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन होता है। इतनी बात समझ आ गई। तो सबसे ज़्यादा जो पोलराइजिंग पावर हो जाएगी दोस्तों वो Al3+ की हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर आप लोग मिलाते रहेंगे। लास्ट में जब PDF मिलेगा आपको तो आपको आंसर शीट भी दी जाएगी। 11 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय नहीं है? पैरामैग्नेटिक पूछा गया आपसे। तो पैरामैग्नेटिक में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वहाँ पर पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर उपस्थित हों, इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? चलिए आंसर सभी लोग करेंगे। तो O2 के पास तो है नहीं। पूछा गया है कि इनमें से अनुचुंबकीय नहीं है। O2 जो है इसके पास आपको पता है इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है? O2+, यानी कि यहाँ पर एक कम, यानी कि ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा 14। यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 18। और यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है। तो इनमें से जो चुंबकीय नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है? अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 O2 जो होगा वो अनुचुंबकीय नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं, ये डायामैग्नेटिक है। ये क्या है? ये डायामैग्नेटिक है। चलिए अगला है, अगला देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है द शेप ऑफ SO4 आयन। आकार पूछा गया है किसका? SO4 का। अब आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड CR सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी -4। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा इसका। ठीक है, तो SO4 आयन का जो होगा आकार वो होगा टेट्राहेड्रल। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स इन N2 है लीस्ट एनर्जी, नाइट्रोजन अणु में निम्नलिखित में से किस आणविक कक्षा की ऊर्जा सबसे कम है? नाइट्रोजन अणु में इनमें से किस
आणविक कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इसमें जो नाइट्रोजन अणु में सिग्मा 2p की जो आणविक कक्षा की ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है द शेप ऑफ SO4 2 आयन इन, यानी कि SO4 2 आयन का जो आकार होगा वो क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ट्राइगोनल। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसका फिगर बना लेंगे। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O- और सिंगल बॉन्ड O-। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है मित्रों, स्ट्रक्चर इसका कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है। क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 हैज़ लीस्ट एनर्जी। नाइट्रोजन अणु में निम्नलिखित में से किस आणविक कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो जो नाइट्रोजन अणु में जो आणविक कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी वो होगी सिग्मा 2px की होगी। किसकी होगी, सिग्मा 2px की होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 इस CO2 में कार्बन का संकरण क्या है। तो CO2 में जो कार्बन का संकरण होगा मित्रों वो क्या होगा। सबसे पहले हम कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे। आपको संकरण किस प्रकार से निकालना है, संकरण निकालने के लिए आपको लिखना है सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या आप निकालेंगे और उसके आधार पर आपको निकल जाएगा कि इसका संकरण क्या होगा। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर की संख्या 0, तो इसका मान कितना आया, 2 आ गया। तो जब मान 2 आ जाए, जब वही वैल्यू आपकी 2 आ जाए तो संकरण जो होगा क्या होगा, sp संकरण होगा। जब 3 आ जाए वैल्यू तो क्या होगी, sp2 होगा। अगर 4 आ जाए तो sp3। इस प्रकार से संकरण हम निकालते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इतनी बात का। तो संकरण का फार्मूला है कि आप देखेंगे कि CO2 मॉलिक्यूल में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या आप देखेंगे और निकाल लेंगे। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसका संकरण कितना है। तो 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी sp संकरण। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 15 नंबर पर सबसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम लंबाई है, सबसे कम लंबाई किसकी है, ठीक है। ऑप्शन 1 दिया गया है O2, दूसरा है O2-, 3 नंबर दिया गया है O2+, और 4 दिया गया है O2-2-। तो अब आप इसमें लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक फार्मूला है कि जब भी वैल्यू कितनी आ जाए, जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो तो उसका मान कितना आएगा, 13। अगर 15 हो जाए तो आएगा 2.5, 16 हो जाए तो कितना आएगा, 2.0 आएगा, और अगर 17 है तो इसका जो मान होगा वो होगा 1.5, और 18 आता है तो 1.0। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से अगर बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट बॉन्ड। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा कि O2 में जो बन रहा है, O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। O2- में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होने वाली है कितनी है, 17। आप देख सकते हैं, निकाल लेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक 17 -4 लगा है। यहाँ पर कितना होने वाला है, 2+ लगा हुआ है, तो 2+ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2-, तो यहाँ पर हो गया 18। अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 17 है तो 14, माफ़ करिएगा, 18 यहाँ से ध्यान देते हैं, 18 से, ठीक है। 18 का जो मान हो जाएगा वो 1.0 हो जाएगा। और अगर बात करें 17 की, तो 17 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा। तो इसमें सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है द बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग
इन द ऑर्डर। आबंध कोड का घटता हुआ क्रम क्या है? तो आबंध कोड का जो घटता हुआ क्रम है वो क्या है? सबसे पहले हम देख लेंगे। देखिए, जो CH4 का बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 1.928 डिग्री। ठीक है। अगर हम बात करें NH3 का, तो NH3 का कितना होगा? 160 डिग्री। और बात करें H2O का तो 104.5 डिग्री होगा। ठीक है। तो इसमें पूछा गया आपसे आबंध कोण का घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले CH4 NH3 फिर H2O। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? CH4 NH3 H2O। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 17 नंबर पूछा गया है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। शुद्ध सहसंयोजक आबंध निम्न में से पाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड वहां पाया जाएगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल आर। अनुचुंबकीय अणु में निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। पहला दिया गया है NO एंड O2। इसमें भी आपको क्या बताना है? इसमें भी आपको बताना है अनुचुंबकीय अणु में से निम्नलिखित में से जो अनुचुंबकीय अणु है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है किससे संबंधित है? NOO2। तो इसका आप सबसे पहले निकाल लेंगे। आपको ढूंढना है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज जो है डायामैग्नेटिक। तो आप पहले का निकालेंगे NO का। तो N का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 7 + 8। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 15। और O2 का 16। तो ये हो गया ऑड, यानी कि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब हम NO का देखते हैं। तो NO का फिर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15। और CO का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम NO और N2 का निकालते हैं तब भी क्या हो जाएगा? 15 और 14 हो जाएगा। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा जो पैरामैग्नेटिक हैं। आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि कौन अनुचुंबकीय अणु में निम्नलिखित में से संबंधित। अनुचुंबकीय अणु किससे संबंधित? तो अनुचुंबकीय अणु जो होंगे वो NO और O2 से संबंधित होंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। निम्नलिखित में से किस अणु में उपसहसंयोजी आबंध है? उपसहसंयोजी आबंध पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर। तो CH4 NH4Cl का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैविंग द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। निम्नलिखित में से किस बल का सर्वम आबंध क्रम है? यानी कि पूछा गया है इनमें से कौन सा पेयर है जिसके पास आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर 20 नंबर क्वेश्चन। तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दोस्तों वो होगा किसमें होगा? वो हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N- N ट्रिपल बॉन्ड O-। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, वेयर इज एन इलेक्ट्रॉन एडिंग टू ड्यूरिंग द चेंज ऑफ NO प्लस एंड NO प्लस एंड NO में परिवर्तन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन का जुड़ना किस कक्षक में होता है? किस कक्षक में होता है? तो ये होता है किसमें? पाई ऑर्बिटल में होता है। किसमें होता है दोस्तों? ये पाई ऑर्बिटल में होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, द हाइएस्ट कपलेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन HF इज। HF अणु में हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु में उच्चतम आणविक कक्षक है। तो उच्चतम आणविक जो कक्षक होंगे वो क्या होंगे? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। डी नंबर प्रश्न 22 नंबर
प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक। HF अणु में उच्चतम आणविक जो कक्षक होंगे वो आयनिक होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड अधिक अस्थायी है। तो अधिक अस्थायी पूछा गया है। पहला दिया गया CSH, दूसरा दिया NaH, तीसरा दिया गया है KH और 4 नंबर दिया गया है LiH। 23 नंबर प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो LiH होगा। इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न आपके 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, माफ करिएगा LiH। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था CO2 कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग द फॉलोइंग वन साल्ट। निम्नलिखित लवण में से किस एक को गर्म करने पर CO2 प्राप्त नहीं होगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर, तो इसमें से CO2 को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कर गए। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 25 नंबर पर पूछा गया है द एलिमेंट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। इसमें पूछा गया है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। तो अगर इसमें पूछ लिया जाता अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी सबसे ज़्यादा क्लोरीन में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड इनिशिएशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। पूछा गया है आपसे निम्नलिखित तत्वों के द्वितीय आयनन विभव का शुद्ध बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। शुद्ध बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है किसका, आयनन विभव का। ठीक है, द्वितीय आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें जो बढ़ता हुआ क्रम होगा मित्रों वो क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 27 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन। किस कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग प्रभाव अधिकतम है। तो जो स्क्रीनिंग प्रभाव अधिकतम होगा वो s ऑर्बिटल के लिए होगा। किसके लिए होगा, s ऑर्बिटल के लिए होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से किस आयन का जो मान है वो सबसे कम होगा। पहला दिया गया Na+, दूसरा है F-, 3 नंबर दिया गया है O2- और 4 ऑप्शन दिया गया है N3-। तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा वो Na+ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, Na+ का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉन आयन हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इनिशिएशन एनर्जी। पूछा गया निम्नलिखित में से किस एक सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का आयनन ऊर्जा सबसे कम होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका कम होगा। पहला दिया गया है Ca+2 पोटेशियम, तो इसका नहीं है, इसका अधिक है, इसका भी नहीं। तो सबसे जो आयनन ऊर्जा कम होगी वो होगी क्लोरीन की, Cl- की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है द फर्स्ट स्केल ऑफ कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ड्यू टू। विद्युत ऋणता की गणना
किस प्रथम पैमाने पर बताई गई थी? स्टेलर, पाउलिंग, बोर या मुकीकन? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे पहले बताई गई थी किस पैमाने पर? पाउली के पैमाने पर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पाउली। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द एंगल बिटवीन द कोवैलेंट बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट? निम्नलिखित में से किस यौगिक के सहसंयोजक आबंध के मध्य का कोण सबसे अधिक है? पूछा गया है इनमें से निम्नलिखित में से किस यौगिक का सहसंयोजक आबंध है, जो आबंध का जो कोण है सबसे अधिक किसमें होगा? CH4, NH3 या H2O या CO2? तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आबंध कोण है सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो CO2 का होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्षारीय है? अधिक क्षारीय इसमें पूछा गया है। तो अधिक क्षारीय कौन होगा? तो अधिक क्षारीय होगा 2 एमीन होगा। 2 डिग्री एमीन जो होगा वो अधिक क्षारीय होगा। तो 2 डिग्री एमीन क्या होता है? यानी C2H5 NH, ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डिफाइनाइट डाइपोल मोमेंट? निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा निश्चित होगा? C6H6, CHCl3, CH4 या C6H4Cl2? तो इसमें से जो अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा दोस्तों वो किसका होगा? चलिए सभी लोग बताइए, किसका हो जाएगा? CHCl3 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? CHCl3। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर प्रश्न का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। 34 नंबर प्रश्न है, विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबलतम अम्ल है? प्रबलतम अम्ल पूछा गया, इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रबलतम अम्ल होगा? 34 नंबर प्रश्न का आंसर। दोस्तों अगर हम प्रबलतम अम्ल की बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 आपका 3 हो जाएगा, HCOOH। ये क्या है? एक प्रबल अम्ल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 34 नंबर का। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका डिक्रीजिंग क्रम क्या होगा? 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डिक्रीजिंग क्रम पूछा गया है किसके अकॉर्डिंग? तो जो डिक्रीजिंग होगा वो NO2 में अधिक, जो आई माइनस इफेक्ट होगा वो NO2 में ज़्यादा होगा, NO2 में ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम क्या पूछा गया है कि इसमें से आपको बताना है कि आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक जो आई माइनस इफेक्ट होता है वो NO2 में होता है, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर CH3O या फिर C6H5। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न है, इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय। प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। चलिए आंसर करेंगे 36 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो जो प्रेरणिक प्रभाव को हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड से दिखाते हैं। किससे? सिग्मा बॉन्ड से दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कार्बन आयन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन ऋणायन का संकरण होता है। कार्बन ऋणायन का जो संकरण होता है दोस्तों वो होता है sp3 होता है। क्या होता है? sp3 संकरण पाया जाता है। कार्बन ऋणायन का संकरण जो होता है sp3 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 38 नंबर पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। AlCl3, Br प्लस NH3 या NO2। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 38 नंबर प्रश्न का। तो इसमें से NH3 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 39 नंबर पूछा गया है आपसे, न्यूक्लियोफिलिक इस, नाभिक रागी है इसमें, ठीक है। लुईस एसिड, लुईस बेस, बोथ लुईस एंड लुईस बेस, या नाइदर लुईस एंड नॉर लुईस बेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लुईस है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। 39 नंबर प्रश्न का, तो जो लुईस बेस है, इसमें से जो नाभिक स्पेस है वो क्या है, लुईस बेस, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, लुईस आम्ल। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल्स इस, बहुत अस्थायी मुक्त मूलक है, CH3, CH2, CH3 या CH3 का होल थ्राइस CH या CH3 का होल थ्राइस C। ये क्वेश्चन जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था दोस्तों। ये प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर इस प्रश्न को मिलाते हैं तो आपको लगभग यहाँ से 30 प्रश्न आपको कानपुर यूनिवर्सिटी के हूबहू मिल जाएंगे। और DDU यूनिवर्सिटी का देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ से लगभग आपको 10 प्रश्न भी मिल जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है वो सभी के सभी आए हुए हैं, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पहला और दूसरा। और जो प्रश्न है, अगर आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं MCQ का क्लास, जो मैंने MCQ की क्लास आप लोग को दी है, ठीक है, अगर आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं आप देखेंगे कि वहाँ से जितने भी प्रश्न हैं सब इस प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया था, पूछा गया है मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल क्या होगा, 40 नंबर प्रश्न का। तो जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो होगा 3rd डिग्री का। किसका होगा, 3rd डिग्री का होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसका जो क्रम होगा 3rd डिग्री, 2nd, फिर 1st, फिर 0। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफिलिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक रागी है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नाभिक रागी है, CN- H3+ या AlCl3 या BF3। चलिए आंसर करेंगे आप सब लोग 41 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए सभी लोग आंसर करके बताएंगे। 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CN- या H3O+ या AlCl3 या BF3। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, 41 नंबर प्रश्न आपसे लोग ध्यान दे लेंगे, इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन रागी है। इलेक्ट्रॉन रागी इसमें से कौन सा है, चलिए H2O या SO3 या NH3 या ROR। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोफिलिक है दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा SO3। SO3 यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी SO3। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अस्थाई है, कौन सा अधिक अस्थाई है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, इनमें से कौन सा अधिक अस्थाई है। पहला दिया गया CH3, CH2, CH3 वोल्टाइज CH या C6 H5 CH2 या 4 नंबर ऑप्शन दिया गया CH3 का होल थ्राइज C। तो इसमें से जो अधिक अस्थाई हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 C6 H5 CH2। इस प्रकार से 43 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में, आपको क्लास कैसी लगी।
आप लोग की नियमित क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण दिक्कत थी, लेकिन अब आपकी क्लास जो है नियमित अपने टाइम पर निर्धारित समय पर चलेगी। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पतम अस्थायी कार्बोनियम आयन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन? CH3 प्लस या CH3 CH2, CH3 का होल ट्राइज CH या CH3 का होल ट्राइज C। तो इसमें से सही आंसर आप लोग को बताना है। चलिए आंसर करेंगे। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलोइंग दैट द मैकेनिज्म। पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के संयोग से निम्न क्रियाविधि के अनुसार होता है, आयनिक, फ्री रेडिकल या SN1 या SN2। चलिए आंसर करेंगे आप 45 नंबर प्रश्न का। तो जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के संयोग से क्रियाविधि के अनुसार जो होता है वो फ्री रेडिकल के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? फ्री रेडिकल के। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का नाइट्रीकरण है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SE2 रिएक्शन या SE1 रिएक्शन। चलिए आंसर करेंगे आप लोग बेंजीन का नाइट्रीकरण। 46 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले जान लीजिए कि SE1 जो रिएक्शन है वो क्या है। SE1 जो रिएक्शन है वो क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो आपका S है वो क्या है? आपका S जो है ये सब्स्टिट्यूशन है, E जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक और 1 जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर की संख्या है। तो इस प्रकार से जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 SE1 रिएक्शन। जो बेंजीन का नाइट्रीकरण है वो SE1 रिएक्शन है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 47 नंबर पर सबसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन इज। द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन इज 1। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1, 2, 3 या 4। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 47 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, तो कार्बन के जो हाइड्रोजन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। इस प्रकार से 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी 48 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसमें दिया गया है और पूछा गया उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट पूछा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN प्लस C2H5OH। अब आप इसका रिएक्शन कराएंगे बेस से, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या प्राप्त होगा? 49 नंबर प्रश्न का। तो इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा दोस्तों वो प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप रिएक्शन बैलेंस कर देंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 50 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोकैटायन। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में कार्बोधनायन नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जिनमें कार्बोधनायन नहीं पाया जाता है? तो कार्बोधनायन जो है नहीं पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर 50 नंबर जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच एसिड इज द मोस्ट हाईली आयनाइज्ड इन वाटर। जल में कौन कौन सा अम्ल अधिक आयनित है। पहला दिया गया है CH3 का होल ट्राइड CH इंटू COOH, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है CH3CH2 COOH, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है Cl2CH इंटू CH2 COOH, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है CH3Cl2 COOH। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। CH3 क्या हो जाएगा, CH3CH2 COOH इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल के ध्रुवण समयों की संख्या क्या होगी। ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया है टार्टेरिक एसिड में। तो 52 नंबर प्रश्न, तो जो टार्टेरिक एसिड में आइसोमर की संख्या होती है वो कितनी होती है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसमें आइसोमर की संख्या होती है 2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल में जो ध्रुवण समय की संख्या होती है वो 2 होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनमें से निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समरूपता को दर्शाता है। 53 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप सभी लोग। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो पहला दिया गया है, पहला क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है आपसे 1 पेंटेन 2 पेंटेन, 3 नंबर ऑप्शन दिया गया 2 मेथाइल 2 पेंटेन, और 4 नंबर दिया गया 2 मेथाइल 1 प्रोपेन। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 53 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 53 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1 पेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, द नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर 2,3 ब्रोमोक्लिनिक एसिड इज। क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर 2,3 ब्रोमोसनेमिक एसिड, 2,3 डाई सनेमिक अम्ल के विन्यास समूह की संख्या कितनी होगी। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो जिनकी संख्या होगी दोस्तों वो 4 हो जाएगी। कितनी होगी, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 54 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच कन्फॉर्मेशन है द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। किस समरूपण की सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला दिया गया है संतारित, और 2 नंबर दिया गया है विषम तलीय, 3 नंबर दिया गया ग्रसित, और 4 नंबर दिया गया उपरोक्त सभी। 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रसित। क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्यस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रिलेटेड विथ। आर्यस पद्धति का नाम पद्धति किससे संबंधित है। आर्यस सिस्टम नॉमेनक्लेचर किससे रिलेटेड है। ऑप्टिकल आइसोमर से, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से, या फंक्शनल, या ज्योमेट्रिकल। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 56 नंबर प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आर्यस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कंसल्टेड विथ। ईजेड नाम, ईजेड पद्धति का नाम पद्धति किससे संबंधित है। कन्फॉर्मेशन, सिस ट्रांस आइसोमर, या डायस्टेरियोमर्स, या एंटीनियोमर्स। तो जो ईजेड सिस्टम नॉमेनक्लेचर आप कंसल्टेड किससे है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर से है। किससे है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर से है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2 सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी किराल। निम्नलिखित में से कौन सा कायरल है। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी किराल। निम्नलिखित में से कौन सा कायरल है। कायरल पूछा गया है CH3 CH2 Cl
दूसरा दिया गया है CH2Cl और अगला दिया गया है 3 नंबर CH3CHBrCl और 4 नंबर दिया गया है CdCl2। दोस्तों जब भी आपको कायरल पता करना हो कि कौन सा जो है इनमें से कायरल है, तो ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन की सभी वैलेंसी डिफरेंट एटम से जुड़ी हो, वो क्या कहलाते हैं? कायरल कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे CH3CHBrCl में सभी जो एटम हैं कार्बन के वो डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा कार्बन जिसकी सभी बैलेंसी डिफरेंट एटम से जुड़ी हो, वो क्या कहलाती है? कायरल कहलाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 58 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है C6H6 मॉलिक्यूल हैज़ द पॉइंट ग्रुप। बेंजीन अणु का बिंदु समूह क्या है? 59 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए सभी लोग 59 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर? तो जो बेंजीन अणु का बिंदु समूह है दोस्तों, वो क्या है? D6H है। क्या है? D6H। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 59 नंबर का। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? CHBrFCl हैज़ ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट विच इज इन्वर्जन सेंटर या C2 एक्सिस S1 एक्सिस या आइडेंटिकल एलिमेंट। चलिए आंसर करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 60 नंबर प्रश्न का। तो 60 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये आइडेंटिकल एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिकल एलिमेंट। इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इंटेरियो आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल। प्रतिबिंब समानता क्या है? इंटेरियो आइसोमर आइडेंटिकल, मेल्टिंग पॉइंट, स्मेल या टेस्ट या ड्रग प्रोडक्ट। चलिए तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का 60 नंबर 1 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट इन द राइट आंसर 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 62 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? पहला दिया गया है प्रिंटर, बी दिया गया है ग्राफिक पॉलिटर, सी दिया गया है माउस और 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है डिस्क ड्राइव। आपको बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस है। चलिए 62 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इनमें से माउस जो है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार से 62 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पहला है फोर्ट्रान, दूसरा है बाइनरी कोड, सी नंबर दिया गया बेसिस और 4 दिया गया कोबाल। तो इनमें से जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है वो बाइनरी कोड जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सिलिकॉन चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया जाता है जो बनी होती है कॉपर या क्ले या जर्मेनियम या गैलेनियम ऑक्साइड। तो कॉपर कंप्यूटर में जो सिलिकॉन चिप का उपयोग किया जाता है वो बनी होती है जर्मेनियम की। किसकी बनी होती है? वो जर्मेनियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 1 GB इज इक्वल टू 1 GB कितने के बराबर होता है? 1 GB जो है वो कितने के बराबर होता है आपको बताना है। तो पहला दिया गया है 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट। चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि जो 1 GB है, 1 GB है वो कितने के बराबर होता है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। कितने के बराबर होता है 1 GB? सभी लोग का आंसर आना चाहिए।
इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है हूबहू कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और डीडीयू यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। 1 GB कितने के बराबर होता है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है आप लोग को पता होना चाहिए 65 नंबर प्रश्न का, और जिनका नहीं पता होगा बहुत गलत बात है। आप लोग नेट यूज करते हैं, जैसे ही 1 GB ख़त्म होता है आप लोग को MB दिख जाती है कि कितना MB लग रहा है। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है पूछा गया है। 66 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है? द मोस्ट कॉमन इज एन इनपुट डिवाइस। एक बहुत सामान्य इनपुट युक्ति है कीबोर्ड, मॉनिटर बोर्ड, CPU या सिस्टम यूनिट। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 66 नंबर प्रश्न का। 66 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही आसान सा कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था। कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न थे बहुत आसान पूछे गए थे और ये सब मैंने बता भी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से पूछा गया है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, फ्लैश डिवाइड या स्कैनर। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों वो कौन सा है? सॉरी माफ़ करिएगा, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश डिवाइस ये भी, और मैग्नेटिक टेप ये भी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से दोस्तों। पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, एंड 9C2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये कम्बिनेशन से पूछा गया है कि बेस दिया गया है 8C3 एंड 9C2 का मान। ये देखिए दोस्तों ये प्रश्न हूबहू जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, उसमें भी इसी प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपको आंसर देना है, तो इसमें से जो सही आंसर आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको एग्जैक्ट इसका वैल्यू बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 56, और माफ़ करिएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। कितना आएगा? 56 और 36। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 69 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 70 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है आपसे, द वैल्यू ऑफ x3/4 इस अपॉन x⁻2/3, इसकी वैल्यू आपकी बताना है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों x⁻1/x। क्या हो जाएगा? माफ़ करिएगा x⁻1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x⁻1/12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लॉग पूछा गया है लॉग x² इस, ठीक है, लॉग x⁻2 वैल्यू दिया गया है। तो इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू एक्स। इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 71 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे दोस्तों। क्या पूछा गया है? इफ एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 द वैल्यू ऑफ f-1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f1x इक्वल टू 2n प्लस 2। तो इसका जो f का मान आ जाएगा वो 0 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार से 72 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका मान जो आएगा 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट d/dx 4 log x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है d/dx 4 log x। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 log x इक्वल टू 4 इंटू 1/x। तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 4/x। क्या आ जाएगा? 4/x आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा
4/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/x। इस प्रकार से आप 73 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है द करेक्ट वैल्यू ऑफ log 0 इज। log 0 का मान क्या होगा? तो log 0 का जो मान होगा दोस्तों वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो log 0 का वैल्यू जो है log 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2 coin आर द क्लोज simultaneous obviously the probability of tell in the both cases। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों दशाओं में पुच्छ की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पूछी गई है। तो इसकी 75 नंबर प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1/4। 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के 75 प्रश्न पूछे गए थे और 75 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया आप सभी लोग को। इसमें कम से कम 3 प्रश्न जो होंगे वो पूरक प्रश्न, 3-4 प्रश्न जो हैं वो पूरक प्रश्न हैं। उसका आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग उन प्रश्नों को मत घबराइएगा। जो मैंने संदिग्ध प्रश्न थे वो मैंने आप लोग को बता दिया कि किस प्रश्न में थोड़ा सा दुविधा है। ठीक है, फिलहाल जो आंसर आना चाहिए वो मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर शीट जरूर मिला लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ये आप सर्च कर सकते हैं। SP स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करेंगे, आपको वहाँ से SP स्टडी पॉइंट का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो आपको वाकई में पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो और BSc फर्स्ट ईयर से संबंधित सभी क्लास हमारे इस चैनल पर SP स्टडी पॉइंट पर उपलब्ध हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और अपना जो भी तैयारी है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे रिटर्न बेस पर हो, सबके लिए क्लास यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग के लिए मैं PDF भी तैयार कर रहा हूँ। आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लास बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होगी। 1 अप्रैल से आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने की संभावना है और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। फिलहाल जो प्रश्न है मैं उनको सॉल्व करा दूँ, उसके बाद में ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।